दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो चूंकि आज का जो क्लासेस है, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका आज एक विशेष पार्ट लेंगे। और इस पार्ट से लगभग हर साल क्वेश्चंस आता है और क्वेश्चंस आपको हर साल आपको बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको आज मैं बताऊंगा। तो इस लेसन में या इस पार्ट पे हम लोग दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना, यानी कि पूरी जो राष्ट्र है उस राष्ट्र को कहीं ना कहीं एक मानवीकरण, यानी कि मानव के द्वारा कुछ आकृति कुछ शब्दों के आधार पर दिखाया गया था। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि 19वीं सदी की जो सबसे बड़ा एक मैं बोल सकता हूं कि 19वीं सदी की जो सबसे एक जो पूरे नारी रूपक है, उस रूपक में कितने भाग थे और उस रूपक में क्या क्या चीजें इंक्लूड थी या उसमें कैसे कैसे विचार आया। और साथ में हम लोग इस पार्ट पे ये भी देखेंगे कि ये जो रूपकों का या ये जो दृश्य कल्पना की जो विचार है ये कहां से लिया गया था, इसका थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग क्लास को आगे करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि प्रीतम आर्ट्स अकेडमी का नाम अब प्रीतम एकेडमी हो चुका है। तो सबसे पहले आप प्रीतम एकेडमी को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और जो बगल में बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, टच कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, समझे मेरा बात कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसका हम लोग बात करेंगे, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो इसके बारे में समझिए। देखिए वर्ड जो है वो आपको दो वर्ड से मिलकर बना है, दृश्य कल्पना। यानी कि अब जैसे राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक हम लोग बोल सकते हैं एक भूभाग, एक भूखंड का जो सीमित मात्रा का जो क्षेत्र है जहां पे लोग रहते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र पे जहां पे लोग रहते हैं उसको लोग राष्ट्र बोलते हैं। जाहिर सी बात है जिसका अपना कानून होगा और जो भी कुछ होता है। तो यहाँ पे राष्ट्र को दिखाने का काम किया गया था किसके अंतर्गत, तो राष्ट्र कल्पना के अंतर्गत। तो ये जो घटना है ये घटना 18वीं और 19वीं सदी की घटना है, जब कलाकारों ने राष्ट्र को क्या किया, एक मानवीकरण का रूप देने का काम किया। यानी कि राष्ट्र को मानव के रूप में व्यक्त करने का काम किया। कब, तो 18 से 19वीं सदी की बात है। किसने, तो जो उस राष्ट्र के जितने भी कलाकार है उन्होंने, मैंने क्या बोला कि 18 से 19वीं सदी में राष्ट्र को मानवीकरण यानी कि मानव का रूप देने का ट्राई किया, किसने, कलाकारों ने। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ऐसा क्यों, तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, मोटा मोटी है कि एक पेड़, जैसे हम लोग बचपन में सिखाया गया था कि बाबू पेड़ का भी जान होता है, उसको काटोगे तो उसको भी चोट आएगी। तो हम लोग क्या करते थे कि पेड़ को कभी चोट या नुकसान नहीं पहुंचा देते थे। अगर राष्ट्र में किसी तरह का ऐसा व्यवहार राष्ट्र के प्रति हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो उस व्यवहार से लोगों को या राष्ट्र को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मानवीय छवि बच्चों को बता देते हैं कि बाबू ये हमारा देश भारत माता है, आप अगर इसको गाली दोगे तो आपके माँ को गाली दोगे, आप इसको मारोगे तो आपको चोट लगेगी क्योंकि आपकी माँ है। तो लोगों ने सोचा कि अगर एक ऐसे इंसान को, मतलब देखो सिंपल सा फंडा है कि जैसे कि यहाँ पे कोई नहीं है, मैं यहाँ पे लाठी मार रहा हूं, तो आपको कुछ तो अनुभव होगा नहीं कि उसको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, कुछ व्यतीत नहीं कर सकता। लेकिन जस्ट लाइक आप मेरे को मारोगे तो मेरे अंदर से आह की भावना आएगी, मेरे आंखों से आंसू आएगा, ठीक है ना, मैं रोने लगूंगा। तो अगर देश को एक आदमी का रूप दे दिया जाए और अगर जो जितने भी क्रूरताएं हो रही थी, जैसे देश में लड़ाई लड़ रही है, तो मान लो कि आप उस देश की छवि को मार रहे हो, उसको चोट आएगी, उसको दया होगा। तो लोगों ने ये जो मानवीकरण करने का भावना तब उनके मन में आया जब उनको लगा कि अगर एक स्वाभाविक एक मानव को अगर चोट पहुंचाया जाता है तो उसको कष्ट होता है, उसको दुख होता है, उसको तकलीफ होता है। क्यों ना अगर उसी तरह का अगर हम लोग राष्ट्र को मानवीकरण कर दे, राष्ट्र का क्या करें, मानवीकरण कर दे, तो जिस तरह आपका दुख, आपका कष्ट, आपका जिस तरह का व्यवहार आपको खराब लगता है तो देश को भी लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग ये काम करते हैं या जो लोग देश का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या जो लोग देश को आजाद कराने में काम कर रहे हैं, उनके अंदर की जो भावना होगी वो अच्छी होगी। क्योंकि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो चोट लगेगा, ये करेगा, एक मानसिकता बनाई जा रही थी। तो मानवीकरण करने का भावना आपको समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे कि आखिर ये मानवीकरण होता था तो ये कैसा मानवीकरण होता था। तो देखिए बात है कि देश को चित्रित किया जाता था और कैसा, तो उसको एक व्यक्ति के रूप में, मैंने क्या बोला कि देश को एक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता था। और मैं आपको बताऊं कि
उस समय जो देश को चित्रित किया जाता था वो नारी के रूप में, किसके रूप में? नारी के भेष में चित्रित किया जाता था। किसके भेष में? नारी के भेष में। तो क्वेश्चन आता है कि जब राष्ट्र को दृश्य कल्पना देना स्टार्ट किया गया तो राष्ट्र को किस रूप में व्यक्त किया गया? तो आपको क्या बताना है कि नारी के रूप में उसको क्या किया जाता था? प्रस्तुत या उसको ये किया जाता था। बात क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका क्या कारण है। हम लोगों ने तो कारण देखा था, मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया कारण पे, तो हम लोग इसका मेन कारण देखेंगे। तो ऐसा करने का कि राष्ट्र को मानवीकरण करने का, उसको चित्रित करने का या उसको नारी का भेष देने का रीजन क्या था कि जो भी राष्ट्र के प्रति अमूर्त विचार होती है, आप बोलोगे सर कि अमूर्त विचार क्या है? तो जैसे आप एक व्यक्ति के अंदर जो भी सारे विचार होती है, जैसे लालच का विचार होता है, जैसे ईर्ष्या का विचार होता है, स्वतंत्रता का विचार होता है और मुक्ति का विचार होता है। ये जो सारा है ईर्ष्या, लालच, ठीक है, स्वतंत्रता, मुक्ति, तो ये जो सारे लोगों के अंदर के जो विचार हैं उनको एक ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था ताकि लोग अपने लालच के कारण, कि लालच यानी कि मुझे आजाद होना है, अपने ईर्ष्या के कारण कि मेरे प्रति उनकी सजगता खराब है ना, स्वतंत्रता, मुझे आजादी चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, तो इसके आधार पे इन सब विचारों को आगे करते हुए क्या किया गया? तो राष्ट्र को एक मानवीकरण देने का काम किया गया। अब बात है कि ये जो नारी भेष जो दिया गया, राष्ट्र को जो नारी भेष दिया गया, तो उसी नारी छवि के कारण ये जो जितनी भी नारी छवियां बनाई गई वो सारा क्या बन गया? एक राष्ट्र रूपक बन गया। जैसे आज हम लोग जानते हैं कि हमारी जो भारत माता होती है वे श्वेत कपड़ा पहनती हैं और पीछे से उनका क्या होता है कि झंडा होता है ना। ये हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी की भारत माता ऐसी होती है। जैसे देखो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जो भगवान शिव है कि ये विष्णु है? शिव का जटा होगा, है ना, वो छाल पहनेंगे, विष्णु के पास सांप होगा तो बड़ा वाला सांप होगा, ठीक है, वो लेटे हुए रहेंगे, तो इनसे हम लोग तुलना करते हैं ना। तो उसी तरह राष्ट्र को छवि पे आंकने का काम किया। तो जितनी भी सारी छवि बनी, जितने भी नारी रूपक छवि बनाएगी, जितने नारी रूपक छवि बनी, सारे क्या हो गए? देखते देखते वो राष्ट्र रूपक बन गई। क्या बन गई? राष्ट्र रूपक बन गई। यानी कि उसके आधार पे अब राष्ट्र को जाने लगा कि हमारा राष्ट्र का कैसा भाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या करने लगा? जाने लगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मैंने बोला कि ये राष्ट्र रूपक बन गया, मैंने क्या बोला कि राष्ट्र रूपक बन गया, तो आखिर ये राष्ट्र रूपक है क्या? तो रूपक का अर्थ क्या होता है कि जब किसी अमूर्त विचार को, मैंने अमूर्त विचार के बारे में आपको बताया, जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति, ठीक है ना, को किसी भी चीज के जरिए, वो किसी भी चीज के जरिए क्या किया जाता है? इंगित किया जाता है या प्रकट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रूपक बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि रूपक क्या है? तो जब किसी के मन की जो व्यथा है कि आपको जो भी मन में आपकी भावनाएं हैं, जो भी अमूर्त भावनाएं हैं, यानी कि जो भी लालच की भावना हो, ईर्ष्या की भावना हो, स्वतंत्रता की भावना हो या मुक्ति की भावना हो, तो जब ये सारी भावनाएं आपके अंदर है, उसको जब आप प्रकट करोगे किसी भी रूप में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रूपक बोलेंगे। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग भगवान का पूजा करते हैं, किसी भी भगवान का हम लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग उसका एक छवि बनाते हैं। जैसे विष्णु जी का एक अलग सा उसका मूर्ति होगा, राम का अलग होता है, लक्ष्मण का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि हम लोग उसी देवता का पूजा कर रहे हैं? उसका फिगर देख के। बात क्लियर है? तो उसके प्रति क्या होता है? अगर राम जी है तो हमारे मन की जो भावनाएं होती है कि वो हमें मुक्ति देंगे या ऐसा जो भी कुछ आपके मन की जो व्यथाएं होती है, अगर हम लोग सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो मन की जो अमूर्त विचार है उनको हम लोग प्रकट कर रहे हैं कि अगर माता जी का हम पूजा करेंगे तो हमें विद्या देगी, हमारी ईर्ष्या है ना, हमारी विद्या देगी, हमारी लालच है कि हमें विद्या देगी। तो वो सब कारण के कारण रूपक को बनाया गया ताकि उनकी जो भावनाएं है वो सजग रूप से क्या हो? उस रूपक के प्रति प्रकट हो। बात क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं, एक मैं एडिशनल यहाँ पे बात को ऐड कर रहा हूं कि ये जो रूपात्मक होता है, यानी कि रूप देने का काम कितने आधार पे होता है। मैंने क्या बोला कि अगर रूपक तो समझ में आ गया कि वो एक कोई अमूर्त विचारधारा है जिसको हम लोग प्रकट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करता हूं कि जो रूपात्मक होता है या जो रूप होता है या छवि जो आंकने का काम करते हैं, वो कितने तरह से हम लोग छवि को आंक सकते हैं। तो टोटली हम लोग यहाँ पे 2 तरह से किसी भी छवि को आंक सकते हैं। कितना तरह से? 2 तरह से। तो पहला होगा या तो उसको शब्द के एक मैं बोल सकता हूं कि शब्द के आधार पे उसको हम लोग बांटने का काम कर सकते हैं या शब्द के आधार पे उसको गढ़ने का काम कर सकते हैं, और दूसरा प्रतीकात्मक, यानी उसको छाप के चित्र बना के उसको हम लोग प्रतीकात्मक कर सकते हैं। जैसे बोलने का मतलब है कि मैंने बोला कि कोई एक आदमी है
जो जिसकी आंख लंबी है, इसकी नाक ऐसी है, उसका मुंह ऐसा है, ऐसा बन के आया। अब हम लोग उसी को क्या करेंगे, ड्राइंग करके बनाएंगे। तो किसी भी आदमी को रूप देने का दो बात होता है, या तो आप उसको शब्द के माध्यम से दे सकते हो, या तो उसको किसके माध्यम से दे सकते हो, प्रतीक यानी कि उसको छाप के आप दे सकते हो। बात क्लियर है? तो अब मैंने क्या बताया था कि पहले हम लोगों ने देखा कि आखिर मानवीकरण क्या है और मानवीकरण क्यों हुआ। बात समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो बात मैंने जो ये बात उठाया कि राष्ट्र को दृश्य के रूप में आंका गया, तो इसकी इतिहास कहां से है, कहां से राष्ट्र की जो दृश्य है या फिर राष्ट्र को मानवीकरण करने का जो काम है वो कब से मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं पीछे कुछ तो रीजन होगा। अगर मैं आज पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैंने भी कहीं से देखा है कि यूट्यूब से हम लोग पढ़ा सकते हैं। आप पढ़ रहे हो तो आपने भी कहीं से देखा है कि ऐसे पढ़ाई की जा सकती है। तो आखिर ये जो रूपक बनाने का काम हुआ वो कहां से स्टार्ट था, उन्होंने कहां से सीखा। तो ये जो रूपक था, ये अगर मैं बात करूं इतिहास का, तो आपने जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी, मैंने क्या बोला कि आपने जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी या मेरा क्लासेस सब उठा के देखोगे तो उसमें नारी रूपक के बारे में मैंने नहीं बताया, लेकिन लास्ट पार्ट में मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति में आपने पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। तो स्वतंत्रता का प्रतीक वो लोग कैसे मानता था, तो लाल टोपी को और टूटी हुई जंजीर की जहां पे फिगर दिखाई मिली तो उसका मतलब क्या है कि वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो जो भी दृश्य कल्पना ली गई थी वो कब से, तो फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया और वहीं से उन्होंने सीखा कि हम लोग राष्ट्र को एक मानवीय कल्पना के आधार पे हम लोग दे सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये हम लोगों ने बात किया कि नारी रूपक क्या है, नारी रूपक का प्रयोजन क्या है देश में लाने का। तो हम लोग बात करते हैं कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद हुआ तो उस राष्ट्रवाद में किस तरह का नारी रूपक या किस तरह का रूपक लिया गया, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करें। तो आपको पता है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो 19वीं सदी की घटना है। तो यूरोप में जो ये रूपक जो स्टार्ट हुआ वो 19वीं सदी से हुआ और फ्रांस में कब हुआ था, तो 18वीं सदी में, ठीक है। बात क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं तो यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उस समय रूपक के रूप में, या मैं बोल सकता हूं कि राष्ट्र रूपक के रूप में दो चीजों को लिया गया। एक को लिया, उसका नाम था मरियान, और दूसरा का नाम क्या था, जर्मनिया। एक का क्या नाम था, मरियान, और दूसरा का क्या नाम था, जर्मनिया। तो पूरे यूरोप में राष्ट्र की जो दृश्य कल्पना थी उसको दो भाग में, या मैं बोल सकता हूं कि दो रूपक को लिए गए। एक का नाम था मरियान और दूसरा का नाम क्या था, जर्मनिया। तो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि आप मेरे को यह बताइए कि राष्ट्र रूपक के रूप में, मैंने क्या बोला कि राष्ट्र रूपक के रूप में यूरोप में कितने रूपक थे, तो आपको क्या बताना है कि दो। एक क्या नाम था, मरियान, और दूसरा का क्या नाम था, जर्मनिया। पहला का क्या नाम था, मरियान, और दूसरा का क्या नाम था, जर्मनिया। तो हम लोग देखते हैं पहले मरियान के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, मरियान के बारे में, कि ये मरियान क्या है, मरियान के बारे में हम लोग देखते हैं। तो समझिए कि पहले जानते हैं कि मरियान कहाँ का था। तो मरियान जहां पे लोकप्रिय हुआ या मरियान की जो मानवीकरण जहां पे ज्यादा फेमस हुआ वो जगह था फ्रांस। कहां पे था, फ्रांस। कहां पे था, फ्रांस। तो क्वेश्चन आता है कि मरियान रूपक कहां का राष्ट्र प्रतीक था, तो आपको क्या बताना है, फ्रांस का। कहां पे बताना है, फ्रांस का। तो मरियान कहां का है, फ्रांस का। और ये किस भाषा में ज्यादा फेमस हुआ, तो ये जो मरियान नाम था ये ईसाई भाषा का नाम था। कैसा नाम था, ये ईसाई भाषा का नाम था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि मरियान किस भाषा वाले शब्द था, किस भाषा का शब्द था, तो आपको क्या बताना है कि ये ईसाई भाषा वाला शब्द था। और कहां पे ये फेमस हुआ, तो ये फ्रांस में फेमस हुआ। तो अब बात करते हैं कि आखिर मरियान का रेखांकित क्यों किया गया, तो जन राष्ट्र के विचार के रूप में। किसके रूप में, जन राष्ट्र, यानी कि जो राष्ट्र है वो सभी का है, उस रूप के आधार पे क्या किया गया था, इसको रेखांकित करने का काम किया गया था। मरियान को किस लिए रेखांकित करने का काम किया गया था, तो जन राष्ट्र के रूप में, यानी कि ये सबका राष्ट्र है। देखो मरियान कहां का था, फ्रांस का, यानी कि मरियान को फ्रांस राष्ट्र के रूप में रूपक बनाया गया था। क्या बोला मैंने कि ये रूपक कहां का था, फ्रांस का, यानी कि फ्रांस को मरियान के रूप में दिखाया गया था। तो इसका मतलब क्या था कि जन राष्ट्र, यानी कि मरियान सबका है, तो मरियान का रूप कौन था, फ्रांस, यानी कि फ्रांस किसका है, वो भी सबका है। बात क्लियर है? अब आप देखिएगा तो आखिर ये जो नारी रूपक था इसका मतलब क्या था, ये किस चीज को दिखाने का काम करता था, या इसमें क्या चीजें थी जो
इसको रूपक बनाई और इसको जन राष्ट्र का रूप दिया गया। तो इस रूपक में आपको स्वतंत्रता एवं गणतंत्रता के विचार को दर्शाया गया था। यानी कि कहीं पे मरियान का फोटो है या मरियान जहां पे भी आपको मतलब समझ में आया, तो वो अपने विचार के थ्रू से अपनी जो अमूर्त विचार है उन विचारों में से केवल स्वतंत्रता का विचार और गणतंत्रता का विचार को वो प्रकट करने का काम करता था। क्या बोला मैंने? एक स्वतंत्रता का विचार और गणतंत्रता का विचार को प्रकट करने का काम करता था। कौन? तो ये मरियान का जो रूपक है वो प्रकट करने का काम करते थे। तब हम लोग बोलेंगे कि सर आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपने बोला कि अगर बजरंगबली है तो उनके हाथ में गदा होगी, अगर शिव है तो उनके पास जटा होगी, तो मरियान अगर ऐसा तो बहुत नारी रूपक होगा, तो हम लोग कैसे जानेंगे सर कि वही जो रूपक है वह मरियान का रूपक है? तो अगर मैं बात करूं कि इसको पहचाने कैसे सर, तो पहचानने के लिए अगर किसी भी नारी में अगर आपको लाल टोपी और साथ में तिरंगा और एक कलगी दिखाई देता था, मैंने क्या बोला? लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, तो इसका मतलब ये जो फिगर है वो किसका है? वो मरियान का है। और वो किस विचार को दिखा रहा है? तो जन राष्ट्र को, यानी कि स्वतंत्रता के विचार को और गणतंत्रता के विचार को क्या कर रहा है? प्रकट करने का काम कर रहा है। अब देखिएगा कि ये जो मरियान है इनको, अब देखो भाई, किसी को अपने मन की भावना को प्रकट करने का काम अगर दे रहा है, अगर वो अपनी भावना को प्रकट करना चाहता है तो अपने पास तो नहीं रखेगा, अपने देश के हर नागरिक तक फैलाने का काम करेगा। तो अभी यहाँ पे प्रश्न था कि आखिर इन भावनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए कि मरियान का जो रूपक का मतलब होता है कि हमें आजादी चाहिए, हमें गणतंत्रता चाहिए। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया कि मरियान की जो फोटो है उसको चौक चौराहे या जो भी सार्वजनिक जगह जहां भी मिला वहां पे क्या किया? लगाया गया, ताकि जनता को इस मरियान का जो एकता के प्रति जो राष्ट्र प्रतीक की याद आए कि आखिर देखो बात समझो, आज अगर फोटो पे गांधी जी का फिगर नहीं होता तो हम लोग कभी नहीं बोलते कि गांधी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन गांधी जी को ज्यादा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक फोटो, हर एक नोट पे उसको देख पाते हैं तो लगता है नहीं भाई, करने वाला विधाता जो था ये था। तो अगर उससे हमको कभी कभी मन में याद तो आता है ना कि ये जो गांधी जी ने ऐसा ऐसा काम किया, या आपके घर में आपका कोई ऐसा सदस्य जो अभी नहीं है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो अभी एट ए प्रेजेंट फ्यूचर, वो पास्ट में थे बट प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन आप उसका फोटो देखोगे तो क्या आता है कि ये जो आदमी था ये मेरे घर के लिए ऐसा ऐसा काम किया। तो इसलिए मरियान को हर चौक चौराहों पे लगाया गया। क्यों? ताकि सबके मन में ये जो स्वतंत्रता और गणतंत्रता की भावना है वो उमड़ के आए और और क्या करे कि राष्ट्र को गणतंत्र और स्वतंत्र कराने में क्या करे? एक दूसरे की मदद करे। तो इसीलिए चौक चौराहों पे क्या क्या लगाया गया। बात क्लियर है? अब साथ साथ में क्या किया गया कि इसकी जो छवि है उसको डाक टिकटों पर और सिक्कों पर भी अंकित किया गया कि मरियान का अर्थ क्या है कि हमें आजादी और हमें गणतंत्रता क्या हो गया? मिल गया है। बात करें मरियान के बारे में, क्वेश्चन आता है आपके पास कि मरियान क्या है? मरियान एक क्वेश्चन आएगा तो मरियान क्या है, या दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मरियान पर टिप्पणी करें, तो आपको इसके बारे में टिप्पणी कर देनी है। अब हम लोग, मैंने बोला जिस तरह मरियान था उस तरह जर्मनिया था, तो मैंने क्या बोला? मरियान फ्रांस में फेमस हुआ, तो जर्मनिया जो था वो कहां पे फेमस हुआ? वो जर्मन राष्ट्र में। कहां पे? जर्मन राष्ट्र में लोकप्रिय हुआ। कहां पे प्रिय हुआ? जर्मन राष्ट्र में लोकप्रिय हुआ। जिस तरह इसका विचार था, जन राष्ट्र का विचार को रेखांकित करने का काम किया और साथ में स्वतंत्रता और गणतंत्रता को प्रकट करने का काम किया, उसी तरह जर्मनिया ने भी क्या किया? जन राष्ट्र को रेखांकित करने का काम किया और साथ साथ में क्या किया? एकता का प्रतीक यानी कि स्वतंत्रता और गणतंत्रता को दिखाने का काम किया। तो ये कहां पे फेमस हुआ? ये जर्मन राष्ट्र में फेमस हुआ। कौन? जर्मनिया फेमस हुआ। और यानी कि जर्मनिया को अगर जर्मन राष्ट्र के लोग देखते थे तो उनको लगता था कि हम लोग आजाद हो गए हैं या हमें लोकतंत्रता मिल चुकी है। बात क्लियर है? अगर हम बात करेंगे कि मरियान को कैसे पहचाने सर, तो मरियान को पहचानने के लिए कि जो भी नारी रूपक बलूत वृक्ष का मुकुट पहनती थी, क्या? बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। क्या मैंने बोला कि बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, यानी कि वो फिगर किसका था? वो फिगर जर्मनिया का हुआ करता था। बात क्लियर है? आखिर यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि सर आखिर वो बलूत वृक्ष का ही मुकुट क्यों पहनती थी? वो किसी और का बलूत वृक्ष के पत्तों का ही मुकुट क्यों पहनती थी? तो उनका मानना था, जर्मन के लोगों का मानना था कि बलूत वृक्ष जो होता है वो वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। इसलिए जर्मनिया को बलूत वृक्ष का मुकुट पहनाया गया ताकि लोगों को लगे कि जब मैं जर्मनिया को देखूं तो मैं वीर हूं और मेरे पास साहस है कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सके? लड़ सके। तो टोटली जो आज का जो क्लास था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने देखा कि राष्ट्र देश की कल्पना क्या है, क्यों राष्ट्र को रेखांकित करने का काम किया गया है ना। और ये जो पूरी भावना है ये रूपक
कहां से कैसे उठ के आया, रूपक के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग किस तरह से दृश्य को रच सकते हैं। साथ में हम लोगों ने देखा कि जो 19वीं सदी यानी कि यूरोप में दो तरह का रूपक फेमस हुआ था। एक रूपक था मरियान और दूसरा क्या रूपक था, जर्मनिया। तो मरियान और जर्मनिया पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। साथ साथ में आपको पता है कि आपका मैथ का क्लासेस भी आ चुका है, भूगोल साइंस का भी क्लासेस आ जाएगा, तो आप लोग वो भी क्लास क्या करें, अटेंड किया करें। साथ में मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, साथ में प्रीतम आर्ट्स अकाडमी को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी टच कर दें, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और दूसरी बात, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी काम क्या है कि आप हमारे साथ मेहनत करो और लगे रहो। साथ में बोलूंगा कि हाथ को धोते रहें, मुंह को धोते रहें और नाक को भी साफ रखें, जितना कम छुए उतना अच्छा है, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है और उससे भी क्या करना है, आपको बचना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।